As a young generation, sir, how one can prepare for the wealth management? 1 करोड़ 10 साल में 10 करोड़, 20 साल में 100 करोड़, 30 साल में 1000 करोड़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फिनेंशियल इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। अगर जो कंपाउंडिंग सीख गया वो यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर लेगा। इन्फ्लेशन जो है इंडिया का या किसी भी वर्ल्ड का, ये इकोनॉमी को कैंसर की तरह खाता है। जर्नी स्टोरी में विकास अग्रवाल सर का स्वागत है। कैसे आप सर? जी बहुत बढ़िया, थैंक यू वाले। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस ऑन जर्नी स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, इट्स आवर प्लेजर सर। सो आज हम ना इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। आज सब पूरा आज सर का जितने भी इन्वेस्टमेंट 20 इयर्स का नॉलेज है सर अपने पास, एंड ही इज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ AIF एंड PMS प्राइवेट लिमिटेड। सो आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में, आप चाहे आप 20s के हो चाहे आप 40s से हो, यू शुड लर्न अबाउट द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जो कि आपको भी पता है। सो डेफिनेटली बी विद अस एंड वॉच दिस वीडियो। सो सर, मैं जानना चाहता आपकी जर्नी कहाँ से बिगिन हुई? थैंक यू। सबसे पहले आर्यन जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके इनिशिएटिव आपने थैंक यू सो मच सर। आप जितने भी आपके दर्शक हैं उनको आप एजुकेट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, तो इज़ द बिगेस्ट वैल्यू ऐड आप किसी को दे सकते हैं। सो मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, मेरी जो जर्नी चालू हुई थी, सो मैं एक शहर भिलाई छत्तीसगढ़ में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एंड जैसा मेरा नाम है विकास अग्रवाल, तो अग्रवाल जनरली जो होते हैं वो बिजनेस क्लास से होते हैं। सो एम आई। तो जब मेरा जन्म हुआ, मुझे याद है जब मैंने होश संभाला शायद, तो मैंने अपने आप को एक शॉप में पाया, बिकॉज माई फादर यूज टू रन अ स्मॉल शॉप इन सिटी कॉल्ड भिलाई। ओके, तो वहाँ से मेरे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का DNA मैं बोलता हूँ वो डेवलप डेवलप होके इम्प्रूव होने लगा। डेवलप तो था ही, तो अंदर ही था रंजन अग्रवाल। तो जब मैं वो शॉप रन करता था, तो उसमें मैंने बहुत सारी इंटरप्राइजिंग स्किल सीखी कि भाई ये ख़त्म हो गया तो ये कैसे लाना है, ये सामान कौन सा ज़्यादा बिक रहा है, किस में कितना मार्जिन है। मैं वहीं से ये ऑब्जर्व करता था। मैं रन नहीं करता था, मेरे फादर रन करते थे, मैं उनको असिस्ट करता था। जब भी स्कूल के बाद समय मिलता था, मैं अपने फादर के साथ में उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी शॉप में जाता था, और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरी लाइफ का बहुत नज़रिया। उसके बाद में मैंने अपनी MBA के लिए मैं पुणे आया। तो मैंने MBA की पढ़ाई कंप्लीट की। मेरे फादर चाहते थे कि मैं फर्दर स्टडी करूँ। उनका ये ड्रीम था। तो हमारी फैमिली में शायद मैं ही हूँ जो यहाँ तक पढ़ा हूँ। अच्छा। पूरे जनरेशन में अगर देखें, मेरे चाचा जी, ताऊ जी वगैरह जो भी रिश्तेदार हैं। तो उसके बाद में MBA कंप्लीट करने के बाद में मैंने जॉब स्टार्ट की। तो मैं बोलते हैं ना, यू आर डेस्टिन एट टाइम्स, यू आर डेस्टिन टू बी अ पार्ट ऑफ सम इंडस्ट्री। मुझे पता नहीं कि कैसे आया, बट मैंने अपनी जर्नी फिनेंशियल इंडस्ट्री में ज्वाइन की। बिकॉज मुझे काफ़ी, जब मैं छोटा था शायद, शेयर मार्केट के प्रति काफ़ी रुचि थी। अच्छा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सन 2000 में जब किसी के पास डीमैट नहीं होता था, उस समय पे मैंने डीमैट अकाउंट मेरे फादर के नाम पे ओपन करवाया। 2000 की बात है। और मेरी रुचि काफ़ी थी शेयर मार्केट में। अच्छा। तो मैंने फिनेंशियल इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट किया। इसी टाइम पे आपको बहुत वो था जी, क्यूरियोसिटी। या अब जिसे आप बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन बोल रहे हैं, या पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो उसके बाद में मैंने 20 साल अपना जो करियर का है फिनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखने में लगाया। कि मैंने कोशिश की कि इसको ज़्यादा, तो मैं आई वॉज पार्ट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस एंड आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री। तो आई वॉज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द टेबल। ऐसे कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग कैसे होते हैं, प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे उसे प्रमोट किया जाता है, और दूसरा एज अ वेल्थ मैनेजमेंट कैसे आप इन्वेस्टर की नीड समझते हैं, कैसे आप उसकी रिस्क एपेटाइट समझते हैं, और फिर आप उससे कैसा वेल्थ क्रिएट करते हैं। बिकॉज हर इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट अलग होती है, वो आप एज अ वेल्थ मैनेजमेंट समझते। तो 20 साल के अनुभव के बाद में 2020 में, जैसा मैंने बताया कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था, एंड दैट्स हाउ आई लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन।
अब आते हैं AIF एंड PMS एक्सपर्ट्स। बिल्कुल। जैसा कि द नेम क्लियरली इंडिकेट्स AIF एंड PMS एक्सपर्ट्स इंडिया। तो there is a saying that if you keep on doing the same thing again and again, you tend to develop some sort of expertise at one point of एग्जैक्टली। time. जैसा आपने सुना होगा कि बिल्कुल। ब्रूस ली की जो एक किक है जो लगाते हैं वो उसमें उन्होंने परफेक्शन किया, बट परफेक्शन लाने के पहले वो कम से कम 1 करोड़ बार 2 करोड़ बार फेल हुए होंगे उसमें, ऑफ कोर्स यस। है ना। उसके बाद में वो एक्सपर्टीज आई है उनके पास। तो पिछले 20 सालों से मैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में ये प्रैक्टिस कर रहा था, सीख रहा था। Okay. उसके बाद में we laid down the foundation of this organization where the vision and the objective was very clear, that as the name indicates clearly that we are experts, we bring specialty expertise on the table for our investors, and जितने भी investors हैं उन्हें alternate investment and portfolio management के through wealth create करना है ना। और इसमें मैंने गैप देखा कि बहुत सारे गुड क्वालिटी डिजर्विंग पोर्टफोलियो मैनेजर्स थे, but they were deserving portfolio managers, but they were not getting allocations because lot of investors didn't had the access to invest through these portfolio managers. तो हमने सोचा कि क्यों ना मैंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें इन्वेस्टर्स भी आए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी आए, और साथ में हम लोग मिलके वेल्थ क्रिएट करें थ्रू वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें हम समझ सकें इनकी नीड और उस हिसाब से हम उनको सुटेबल प्रोडक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट के बुके उनको तैयार करके दें। तो इस ऑब्जेक्टिव से हमने स्टार्ट किया था। एज वी स्पीक टुडे वी मैनेज अबाउट 500 crores of asset under management with about 350 families that we manage. And for us, we are the sort of chief financial officers, I would say, in those families. So with these 350 families, we help them to create wealth. Okay, for sure. You think that you want to manage your wealth, so please go ahead. Link in the description. So वो आपका wealth manage करेंगे सर की टीम, सर की कंपनी AIF and PMS प्राइवेट लिमिटेड। सो आप AIF और PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में, सो पहले AIF क्या है और PMS क्या है, Okay. उससे हम डीपली जानेंगे। लेट्स प्रोसीड विद PMS। एग्जैक्टली होता क्या है, पहले हमारे ऑडियंस को पूरा एज अ बिगिनर्स बता दीजिए कि वो रिलेट कर पाए। जी, लेट्स बिगिन विद द PMS। थैंक यू। देखिए, जो हमारी रेगुलेटर है सेबी, आपने सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1996 में सरकार के द्वारा हुआ था। ओके। 1996 में सरकार ने जब ये गठन किया तो ये डिसाइड किया कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसे बोलते हैं, इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी सेबी के पास रहेगी, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स में गोल्ड में हो, चाहे सिल्वर में हो। तो ये जो ऑर्गेनाइज मार्केट का जो पूरी रेगुलेटर इसको जो कंट्रोल करता है वो है हमारा रेगुलेटर सेबी। ओके। तो सेबी ने ब्रॉडली 3 इंस्ट्रूमेंट डिफाइन किए हैं, जिसके थ्रू एक इन्वेस्टर जो अपना डे टू डे जॉब कर रहा है और उसके पास में, सपोज इन्वेस्टर के पास में टाइम नहीं है, निवेशक के पास में उसको रेगुलरली मैनेज करने का, तो वो क्या करती है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो इन्वेस्ट करते हैं और पैसा जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है। मैं आपको समझाता हूँ। सो पहला इंस्ट्रूमेंट था म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड गॉट रेगुलेटेड इन द ईयर ऑफ 1996, 1996। 1993 में आपने अभी रिसेंटली मूवी आई थी हर्षद मेहता स्कैम, आपने देखा होगा। वो स्कैम होने के बाद सेबी का गठन हुआ और सेबी को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको जो है पूरे इंडिया के ये इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, ताकि नॉर्मल निवेशक के साथ में धोखाधड़ी ना हो। 1996 में जैसे ही सेबी पावर में आई, उन्होंने म्यूचुअल फंड का गठन किया, म्यूचुअल फंड के एसोसिएशन बनाई, म्यूचुअल फंड्स की कंपनियों को लाइसेंस दिया। तो 1996 से म्यूचुअल फंड कंपनीज चालू कर दी। म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इंडिया में बहुत अच्छा काम किया। अगर आप देखते हैं तो पिछले 27 सालों में, 1996 के, आज 2024 में हम बैठे हैं, तो पिछले 27-28 सालों में 50 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स छोटे छोटे रिटेल निवेशकों का म्यूचुअल फंड के थ्रू आया है। इसीलिए आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड सही है, इसका ऐड आप देखा होगा आपने, सचिन तेंदुलकर जी, महेंद्र सिंह धोनी जी ये ऐड करते कि म्यूचुअल फंड तो सही है। म्यूचुअल फंड सच में सही है। म्यूचुअल फंड ने पिछले 28 सालों में बहुत अच्छा काम किया है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जो डिफाइन हुआ जिसका नाम है PMS, विच इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस।
अभी थोड़ा समझते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होता क्या है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एक तरह से एक व्यवस्था है जिसमें आप एक पावर ऑफ अटर्नी साइन करके देते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर। ओके। तो यदि आप पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, आप चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, या आपने एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लाइसेंस लिया है सेबी से, आपकी कैपेबिलिटी है फंड मैनेज करने की, और मेरे पास टाइम नहीं है एज ए निवेशक अपने फंड्स को मैनेज करने का, क्योंकि मैं अपने डे टू डे बिजनेस और जॉब में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं वो 50 लाख रुपए, इसमें मिनिमम थ्रेशोल्ड सेबी ने 50 लाख रुपीज रखा है, तो मैं आपको 50 लाख रुपीज का चेक दूंगा और पावर ऑफ अटर्नी दूंगा कि यू कैन इन्वेस्ट ऑन माई बिहाफ। Okay, you can invest my money as your own. Yes. Okay. But however, all the stocks जो उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, बॉन्ड, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उसमें डाल रहे हैं, Okay. वो इंस्ट्रूमेंट्स मेरे ही नाम पे रहेंगे। आपको सिर्फ मैंने पावर ऑफ अटर्नी दिया है कि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ में मैं जुड़ूँ। अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या फ़ायदा होता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट का पूरा एक सेटअप होता है। फंड मैनेजर होता है, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो रेगुलरली कंपनी से बात करते हैं, कंपनियों के रिजल्ट्स को ट्रैक करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी ट्रैक करते हैं, इंडियन इकोनॉमी ट्रैक करते हैं, इंटरेस्ट रेट साइकिल देखते हैं, और उसके हिसाब से समझ के वो अलग अलग कंपनियों का चुनाव करके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। उसे कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। तो बहुत लोगों को, आपके दर्शकों को पता नहीं होगा शायद, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो हिस्ट्री है वो 1993 से चालू हो गया था, हर्षद मेहता के टाइम से, जिसमें बट उस समय वो अनऑथराइज था, इतना ज़्यादा उसका चलन नहीं था और रेगुलेटेड नहीं था। लेकिन पिछले 2000 आप देखते हैं 11 और 12 से इसके नए रेगुलेशन सेबी ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, और उसके बाद से अगर इसका जर्नी देखते हैं, मैं आपको 2012 से अगर जर्नी बताता हूँ, तो पिछले 12 सालों में ऐसे भी फंड्स हैं जिसमें 10 साल में 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए हुआ है। माय गॉड। तो इस तरह की पीएमएस की भी जर्नी रही है, और ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, जिनको कॉन्फिडेंस आ गया है, जिनका पैसा ग्रो कर गया है पिछले 15-20 सालों में, अब वो नेक्स्ट स्टेप लेके पीएमएस और उससे नेक्स्ट स्टेप लेके एआईएफ में भी एंटर कर रहे हैं। तो मैं आपको थर्ड इंस्ट्रूमेंट, आपका क्वेश्चन है आप एआईएफ क्या है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन आर्यन जी। देखिए एआईएफ क्या है, एआईएफ जो है ना वो म्यूचुअल फंड और पीएमएस का कॉम्बिनेशन है। म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस। ओके। म्यूचुअल फंड क्या है कि पूल अकाउंट है, जिसमें आपने 10 रुपये डाला, मैंने 10 रुपये डाला, सबने 10-10 रुपये डाला, 100 रुपये हुआ। फंड मैनेजर ने 100 रुपये लेके मार्केट में डाला 10, और मार्केट में 100 रुपये 200 रुपये हो गया, तो 10 रुपये की भी 20 रुपये हो गई। मतलब आपका 100% फायदा हो गया, ग्रो हुआ आपका पैसा। बट क्या होता है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो म्यूचुअल फंड्स को नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फंड के साइजेस बहुत बड़े हो गए। तो पीएमएस में एग्जांपल की अगर आपको किसी एक मिड साइज कंपनी का शेयर खरीदना है, तो उसमें आपको लिक्विडिटी चेक करना पड़ेगा। अगर वो लिक्विडिटी आपको नहीं है तो एज ए फंड मैनेजर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप म्यूचुअल फंड के मैनेजर हैं तो। कंडीशंस। दूसरा क्या है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे निवेशक जिनकी हार्ड एंड मनी लगी हुई है, जैसे छोटे छोटे जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो पान की शॉप चलाते हैं, उनकी भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो फंड मैनेजर चाह के भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता वहाँ पे। क्या ठीक है? हालांकि अलग अलग कैटेगरी है वहाँ पे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। बट एक एचएनआई इन्वेस्टर जिसके पास 50 लाख रुपए जिसने अर्न किया है, उसको अगर थोड़ा सा रिस्क अपना अच्छे से मैनेज करना है, तो वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू आते हैं और इनमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो एआईएफ है वो एक कॉम्बिनेशन है म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस का। मतलब क्या होता है कि एआईएफ में पूल में पैसा मैनेज होता है, लाइक म्यूचुअल फंड, उसमें भी एनएवी होता है, म्यूचुअल फंड में डेली एनएवी होता है, एआईएफ में मंथली एनएवी होता है। लेकिन इसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की तरह मैनेज करा जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया जाता है, 15 से 20 कंपनी जो हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, सो देखिए रिस्क तो सब में, वेदर इट्स अबाउट द म्यूचुअल फंड, पीएमएस और एआईएफ, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है रिस्क किसमें सबसे कम है, लीस्ट रिस्क? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या होता है, रिस्क जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके। कि रिस्क डिपेंड होता है कि अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे। एक म्यूचुअल फंड व्हीकल हो गया, एक पीएमएस व्हीकल हो गया, और एक एआईएफ व्हीकल हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गो अहेड। आपको अगर यहाँ कोरेगांव पार्क से एयरपोर्ट जाना है अभी, आप अगर आपके पास में ओला कार का ऑप्शन है, उबेर का, ओला में 3 ऑप्शन आते हैं। ये आपके पास में पूल कार है, हाँ,
पूल कार है जो हाँ। आपको यहाँ से लेगी, फिर दूसरे साथी को हो सकता है कल्याणी नगर से ले, हाँ। तीसरे को विमान नगर से ले, करे और और चौथे एयरपोर्ट पे डेस्टिनेशन। वेरी गुड। सेकेंड ऑप्शन होता है सीडान। ओके। सीडान में आप जाएंगे, वाईफाई लेंगे ड्राइवर से, गाना वाना सुनेंगे, मोबाइल पे बात करते हुए आप टाइम यूटिलाइज करके एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। या और आपका तीसरा ऑप्शन है कि आप एक इनोवा बुलाएंगे, एकदम हाई फाई क्लास, एग्जैक्टली। हाँ बड़ी कार उसमें, और आराम से बैठ के पैर ऊपर करके जाएंगे Okay. बिना टेंशन के। अगर एक्सीडेंट होना है रास्ते में तो तीनों में पॉसिबिलिटी होगा। अगर बेस्ट एग्जांपल आई कैन अंडरस्टैंड। या अगर ट्रैफिक जैम होगा तो तीनों के लिए होगा। अगर किसी को 30 मिनट यहाँ से लग रहा है एयरपोर्ट जाने के लिए, तो पूल कार को हो सकता है 35 मिनट लग जाए, बिकॉज उसको 3-4 लोगों को लेना है। ओके या बट बाकी तो 30-30 मिनट ही लगना है। ऑफ कोर्स। तो रिस्क ऐसे नहीं देखा जाता है, एक्सीडेंट होगा तो तीनों का होगा। फैंटास्टिक एग्जांपल। तो ये व्हीकल पे डिपेंडेंट नहीं है, हो सकता है कि नोवा वाले को थोड़ी कम लगे तो ज़्यादा सेफ हो जाता है। रिस्क का मतलब होता है कि जो पूल कार है वो म्यूचुअल फंड है, इसमें अलग अलग लोगों का पूल किया हुआ है पैसा। ओके। जो सेडान है वो पीएमएस है, और जो हाई एंड कार है वो एआईएफ है। तो जो जितनी एफोर्डेबिलिटी रख सकता है उसके हिसाब से वो अपनी कार में बैठता है। ठीक उसी तरह इन्वेस्टमेंट्स में, जो पूल इन्वेस्टमेंट्स है म्यूचुअल फंड, उसमें रिस्क कम होता है, बट अगर उसमें आप स्मॉल कैप फंड में डालेंगे तो शायद उतना ही रिस्क होगा जितना स्मॉल कैप पीएमएस में होगा और जितना एआईएफ में होगा। तो रिस्क इंस्ट्रूमेंट पे से डिफाइन नहीं होता है, रिस्क इससे डिफाइन होता है कि अंडरलाइन क्या है। यदि आप स्मॉल कैप में डालेंगे तो ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, पर अगर आप लार्ज कैप कंपनी ब्लू चिप में डालेंगे तो हो सकता है रिस्क बिल्कुल भी ना हो। तो रिस्क का इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैंटास्टिक एग्जांपल्स आपने समझाए हैं, आई कैन रियली मिस रिलेटेबल था बहुत। सो लेट्स गो अहेड विद दिस। फाइनेंशियल गोल्स सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों होते हैं फाइनेंशियल गोल्स? अगर मैं हूँ तो मुझे फाइनेंशियल गोल्स क्यों बनाने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? देखिए ये फाइनेंशियल गोल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या हुआ, मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ कि आई कम फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली। मैं पुअर फैमिली नहीं बोलूँगा, मुझे अपने, अगर मैं अपने आप को पुअर बोलता हूँ तो मैं अपने पिताजी को इंसल्ट कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना है। बिकॉज पुअर वो होता है जिसके पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं। तो थैंकफुली हमारे घर में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई। तो मेरे फादर ने हमारा बहुत अच्छे से लालन पालन करके हमें ग्रो कराया है, मुझे अच्छी एजुकेशन दिलाई। लेकिन जो लाइन थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी। ओके। तो जब मैंने वो जर्नी जी शुरू की 20 साल, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे घर में प्लानिंग नहीं थी। फिनेंशियल प्लानिंग को सेकेंडरी करते हैं, सबसे पहले समझिए कि प्लानिंग ही नहीं थी कि अगर बच्चा बड़ा होता है तो उसको एजुकेशन में कितना पैसा लगेगा। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? तो फिनेंशियल प्लानिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले फिनेंशियल प्लानिंग में ये कैलकुलेट किया जाता है कि हमें कितना पैसा फैमिली रन करने के लिए चाहिए। अगर आपकी 100 रुपये की अर्निंग है तो 100 रुपये में कितना पैसा फैमिली स्पेंड में जाना चाहिए, और कितना पैसा रिजर्व होना चाहिए जो कि इन्फ्लेशन के साथ में लड़ सके। इन्फ्लेशन जो है इंडिया का या किसी भी वर्ल्ड का, ये इकोनॉमी को कैंसर की तरह खाता है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने सुना होगा हमारा इन्फ्लेशन जो है, गरीब महंगाई जिसे बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी अक्सर ये बात करते हैं कि महंगाई की दर कम की जाए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो 6.5-7% का ऑन एन एवरेज आप पिछले 40 वर्षों का डेटा देखेंगे तो 6 से 7% का इन्फ्लेशन रेट आता है, महंगाई की दर। तो आपका 100 रुपये हर साल 6 रुपये कम होकर 94 हो जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, आपका 100 रुपये 94 हो गया। तो यदि आप इसकी प्लानिंग नहीं करेंगे कि इस 94 को 100 कैसे रखना है या 102, 103 कैसे करना है, तो ये घट घट के 10 साल में, आप 15 साल में आपका 100 रुपये जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखते थे पहले बचपन में, 50 रुपये की मूवी होती थी, आज 500 रुपये की टिकट मूवी देखते हैं आप किसी भी थिएटर में। आप पहले MBA होता था हमारे टाइम पे तो 1 या 2 लाख रुपए में होता था, आज कहीं भी 10 लाख रुपए के नीचे नहीं। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स फीस बढ़ रही है, खाने पीने का रेट बढ़ रहा है, जो गेहूं चावल 10 रुपये किलो आता था 100 रुपये किलो आ रहा है। तो आपने ये करना है फिनेंशियल प्लानिंग कि पहले फिनेंशियल प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि आप प्लानिंग करें कि आप इससे लड़ सके। पहला ऑब्जेक्टिव होता है महंगाई से, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो घर के आपके गोल हैं, आपकी बेटी की शादी है,
आपका रिटायरमेंट है, Okay. आप इतना पैसा रिजर्व करके इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ग्रो कराएं कि यहाँ पे कंपाउंडिंग का आपको फ़ायदा हो और जिससे आपके जो रिटायरमेंट के बाद में जो आपकी लाइफ है वो अच्छी हो सके। तो फिनेंशियल प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव वे ऑफ प्लानिंग Most important. for each and every goal that you want to attain in your life. That's called financial planning. It is must. You have to have financial planning. Actually, it's the most important thing. Yes. But कैसे करनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको अर्निंग एक तरफ करनी है कि मेरी अर्निंग कितनी है। ओके। जैसा मैंने बोला, आपकी 100 रुपये की अगर ठीक है। सैलरी है फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपये के सामने सबसे पहला रूल जैसा हमने सीखा है इन्वेस्टमेंट में कि पहले आप सेविंग कर लो 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, जो आपको पहले आप सेविंग करो। ओके। फिर जो बचेगा उस पे आप अपना घर चलाओ। तो फर्स्ट लेवल सेइंग हो गया सर्वाइवल, फिनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप। ओके। दूसरा स्टेप हो गया अपने गोल आप लिखो। अगर आपका गोल है मेरे को मर्सिडीज खरीदना है, तो मर्सिडीज खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए चाहिए। अच्छा। तो 50 लाख रुपए में ये सेविंग कैसे मैं करूं? हर महीने 10,000, 20,000, 30,000 कि 5 साल 10 साल में जो भी आपका गोल है ये 50 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए जिससे आप मर्सिडीज ले सके। दैट्स द सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप विच इज टू प्लान योर रिटायरमेंट। ऐसे 3 भागों में इसे बांट। ऑलराइट। सो लोगों का ना जब पैसा आता है ना तो उसे ग्रो करने में, क्योंकि लोग कहते हैं मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, पैसों से पैसा बनाना बहुत ईजी है। आप सुने होंगे बहुत जी जी। सो लोग पैसा तो आ जाता है बट उसे ग्रो करने के लिए, मतलब जैसे आप फैंटेसी स्पोर्ट्स ले लीजिए, ड्रीम 11 लोग उसमें लगाते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं, उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं और फन भी करते हैं और कुछ कमाते भी है, कुछ लूज भी करते हैं। बट उनको एक बात तो सबको जल्दी है कि वेल्थ कैसे जितना जल्दी हो सके उसे ग्रो करें। जी देखिए, कैसे करें वेल्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब मेरे ख्याल से मैं जितने भी निवेशकों से मिलता हूँ सबको पैसा बनाना है साहब। ऑफ कोर्स। तो बट ये ना ओवरनाइट नहीं होता है। इसके लिए ना आपको बोलते हैं कि स्पेशली अगर शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको पेशेंस चाहिए। क्योंकि पेशेंस इज द या मोस्ट तो कहते हैं कि शेयर मार्केट में यू नीड विजन टू सी, यू नीड करेज टू बाई एंड यू नीड पेशेंस टू होल्ड। ओके। तो सबसे पहले आपको यू हैव टू हैव विजन कि भाई 10 साल 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर आपको करेज होना चाहिए कि आप वो चयन करके वो कंपनी का शेयर खरीदें या म्यूचुअल फंड लें या पीएमएस करें या एएफ करें। और देन पेशेंस चाहिए उसको ग्रो कराने के लिए। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इसमें भी आई है। सो बेसिकली अभी शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो शेयर मार्केट में कैसे जल्दी कमा सकते हैं? जल्दी तो नहीं कमा सकते, आपने जितना बता दिया, बट कैसे एट ए स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके प्रॉफिट कमा सकते हैं? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और हमारे बहुत इंडिया में बहुत ज़बरदस्त ई फिनेंशियलाइजेशन हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गो अहेड। कोविड के पहले टोटल डीमैट अकाउंट हमारे इंडिया में Okay. 3 करोड़ हुआ करते थे, 3 साढ़े 3 करोड़ मैक्सिमम। आज की डेट में आप देखेंगे तो हर महीने 40 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। पिछले कोविड के बाद में 4 साल में इंडिया के अंदर 8 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हैं। जो हम 40 साल में नहीं कर पाए वो हमने 4 साल में उससे 3 गुना कर डाला। तो इंडिया के अंदर जो फिनेंशियल अवेयरनेस है वो काफ़ी बढ़ रही है। एग्जैक्टली है ना। दूसरी चीज़, मोदी जी ने जो नोटबंदी करी तो आपने देखा होगा घर के जो पुराने जो संदूक में पैसे थे वो सारे निकल के आ गए बाहर। बिल्कुल। है ना। तीसरा आपने देखा जीएसटी लागू हो गया। चौथा सबसे बड़ा, आप जो जाते हैं सब्जी भी खरीदते तो पेटीएम करते हैं, तो यूपीआई का इतना बड़ा रोल हो गया। तो जो ये पैसा जो ब्लैक में था ये पूरा अभी सिस्टम में आ गया। बिल्कुल। तो पूरा सिस्टम में आ गया तो इस पैसे को रोटेट हो रहा है, ये पैसा इकोनॉमी इससे ग्रो कर रही है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारी इस बार का जो जीडीपी नंबर आया है, हमारा जो जीडीपी 8.4 से ग्रो किया, विच इज़ हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें अगर आपको पैसा कमाना है शेयर मार्केट में तो जैसा मैंने आपको बोला कि एक ही तरीका है कि आप प्लानिंग करें और लंबे अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करें। अच्छी कंपनियों की आप सिलेक्शन करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लें, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें या म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, बट एक इन्फॉर्म डिसीजन लें और लंबा समय तक आप उसमें बने रहें। वहाँ से आपको फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलती है। ओके। बेसिकली अगर लेटर्स से मेरे पास 50 लाख है
मुझे आपके मीन्स आपके डेफिनेटली मुझे आपके पास कंपनी के पास जाना पड़ेगा, AIFM PMS प्राइवेट लिमिटेड के पास, और मुझे बट ट्रस्ट इशू है जी। क्योंकि ट्रस्ट इशू ऑफकोर्स रहेगा। इफ़ यू आर गिविंग माई मनी टू द मीन्स अबाउट 50 lakhs है मेरे पास, अगर मैं किसी को दे रहा हूँ 50 lakhs, तो ऑफकोर्स मुझे ट्रस्ट पहले बिल्ड करना पड़ेगा जी। तो वो ट्रस्ट इशू मतलब कैसे रिजॉल्व करेंगे आप? या आपकी कंपनी में मुझे 50 lakhs देना है, तो जी। हाउ डू यू रिजॉल्व दैट? नहीं, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिए, इसके लेके सेबी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो रेगुलेटर जो होता है ना, वो फादर ऑफ इंडस्ट्री होता है किसी भी इंडस्ट्री का। ओके तो रेगुलेटर ने क्या किया है कि इनको लाइसेंस दे रखा है, म्यूचुअल फंड का लाइसेंस, AIF का लाइसेंस, PMS का लाइसेंस। ओके ओके ओके। तो ये जो कंपनियां हैं, ये इनमें रिंग फेंसिंग ऐसी हो रखी है कि आपने कब सुना, आखिरी बार मुझे बताइए कि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने किसी का पैसा मार दिया? कभी आपने ऐसा सुना, सुनने में आया? अब ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपना फंड बंद भी कर देता है, जैसे रिसेंटली कोविड के टाइम पे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपना फंड बंद कर दिया था, उस समय सेबी इंटरवीन करके वो फंड को दूसरे फंड हाउस में मूव करके तो सारे इन्वेस्टर का पैसा उनके घर तक पहुंचाया है। तो आज की डेट में कोई नहीं बोल सकता कि ये जो आप रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट में आते हैं तो आपको किसी तरह का डर है। डर वहाँ होता है जब आप कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगा देते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है, या आपने किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में लगा दिया, NCD वगैरह में, जिसका कोई अंडरलाइंग सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। पर अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स में आप डालेंगे और रिस्क प्रॉपर उसका आकलन करेंगे और आप लंबी अवधि के लिए 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो यू नीड लॉट ऑफ ब्रेन टू लूज मनी। यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन श्योर है। एक बुक बताइए जो कि बेस्ट फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल रिलेटेड बुक फॉर द वेल्थ मैनेजमेंट, ओके, जो कि आपको लगता है आपने रीड की है। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो काफ़ी बुक हैं, और अगर आप हिस्टोरिकली बोलेंगे तो सबसे अच्छी बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ओके, बाय। है ना, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, बट उसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर को सबसे पहले जो एक बुक है जो मेरे फ्रेंड ने ऑथर की है, गौतम बेन ने, वो पढ़नी चाहिए। उसका नाम है जॉय ऑफ कंपाउंडिंग। ओके। तो कंपाउंडिंग जो है ना, ये बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ओके। अगर जो कंपाउंडिंग सीख गया वो यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर लेगा शेयर मार्केट में। मैं आपको बताता हूँ कंपाउंडिंग क्या है। एग्जाम्पल देखिए, सपोज आज आपके पास 1 करोड़ रुपए है। हाँ। अगर ये 1 करोड़ 26% से ग्रो कर रहा है, तो 10 साल में, आज आपकी उम्र कितनी है? 18। 20 पकड़ते हैं, चलिए एग्जाम्पल कैलकुलेशन के लिए। तो अगर आप 1 करोड़ रुपए आज डालते हैं, आपने YouTube से 1 करोड़ रुपए अर्न किया, और 1 करोड़ रुपए आज आप इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, AIF PMS म्यूचुअल, अगर वो 26% से ग्रो कर रहा है, तो 1 करोड़ 10 साल में 10 करोड़ होता है, 20 साल में 100 करोड़ होता है, और 30 साल में 1000 करोड़ होता है। मैं रिपीट करता हूँ, 1 करोड़ 10 साल में 10 करोड़, 20 साल में 100 करोड़, 30 साल में 1000 करोड़, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला बचपन में सीखा है। तो अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ गए तो फिर बाकी का काम आसान है। लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अगर वो सीख गए तो उसके बाद फिर आपके पास में ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक है, आप पढ़ सकते हैं। As a young generation, sir, how one can prepare for the wealth management? ओके, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इनफैक्ट जो पहले के प्रोफेशंस होते थे पुराने ज़माने के, वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। आज जो लोग जो सक्सेस 40 साल में अटेंड करते थे, आज शायद वो 20 साल में कर रहे हैं, और आप एग्जाम्पल आपका एक सामने है। तो ये जो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, ये स्टडी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में मैं आपको गलत सलाह नहीं दे सकता कभी भी। तो मेरा जितने भी जेंजीज हैं, आपके जो श्रोता हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वेल्थ मैनेजमेंट में करियर बनाना है, सबसे पहले तो मैं ये एनकरेज करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में आएँ, क्योंकि आज भी 4000 फैमिली में एक फिनेंशियल एडवाइज़र है इंडिया के अंदर, आज भी। तो इसकी डिमांड आगे वाले समय में बहुत बढ़ने वाली है। दूसरा ये है, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि या तो वो इस तरह के कोई कोर्स करें, जैसे सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे CFA हो गया, CFP हो गया, इस तरह के कोर्सेज आजकल अवेलेबल हैं, वो मैं उन्हें रेकमेंड करूँगा। और तीसरा, या तो किसी बड़ी फर्म में या कोई बुटीक फर्म में, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में 1 या 2 साल का तजुर्बा लें, 2 या 3 साल का, जिससे उन्हें
पूरे इंडस्ट्री में अलग अलग एसेट क्लास को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए। उसके बाद में अगर वो स्टार्ट करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टर्म तो दिमाग में आएगा ही। जी फ्रैंकली स्पीकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर सेक्टर में इनबिल्ड हो सकता है, चाहे वो टेक हो, चाहे आईटी फील्ड हो, चाहे वो इवन इन द टर्म्स ऑफ जैसा आप बताए, वो आजकल मिलिट्रीज में भी एआई को भेजा जा रहा है लड़ाई करने के लिए। आप रिसेंट न्यूज़ देखे होंगे, एवरीवन इज अवेयर अबाउट एआई इन करंट टाइम। सो मैं ये चाहता हूँ फाइनेंशियल इसमें सेक्टर में एआई क्या ग्रोथ ला सकता है, या क्या कुछ इफेक्ट्स आ सकते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, फाइनेंशियल्स के फील्ड में एआई का क्या? मैं इसमें व्यू जानना चाहता हूँ आपका, एआई क्या कर सकता है फाइनेंशियल। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और आप सही बोल रहे हैं। एआई का जो यूसेज है वो अक्रॉस द ग्लोब काफ़ी बढ़ रहा है। Exactly. लेकिन आपके बहुत सारे दर्शकों को ये पता नहीं होगा कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एआई का ऑलरेडी सबसे पहले, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में सबसे पहले एआई का जो इम्प्लीमेंटेशन है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में सबसे पहले हो गया। मतलब ये पिछले दशक में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फिनेंशियल इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। अब कहाँ जगह भाई मैं बनाता हूँ। बिल्कुल। देखिए, आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं भाई। आप पहले अलग अलग इंडस्ट्री का आकलन करते हैं, अलग अलग कंपनीज का करते हैं, उसमें से जो आपको जो बेस्ट लगता है वो लेते हैं। ये हो गया आपका एक्सपीरियंस और विजडम। लेकिन उस डेटा को एनालाइज करने के लिए यू नीड कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर नीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रीड एंड एनालाइज द डेटा। तो अगर सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप लगा के बोलेंगे कि फंड मैनेज करो तो नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि उसको पता नहीं है कि जो कंपनी में खरीद रहा हूँ उसका प्रमोटर ऑनेस्ट है कि नहीं है, वो ह्यूमन ही बता सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी इंडस्ट्री को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो फंड मैनेजर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा लेके एनालाइज करके दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक अच्छा क्वांट फंड तैयार कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी क्वांट फंड का एक इन्वेस्टमेंट चालू हो चुका है जो अच्छी दिशा में जा रहा है, काफ़ी उसमें इवॉल्व हो रहा है। और सेम चीज़ अब एआईएफ और पीएमएस इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ने ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाते हुए सस्टेनेबल रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं। सस्टेनेबल, ये मैटर करता है। सो एआई फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी बहुत ग्रोथ लाएगा आने वाले 10 सालों में। जरूर। ओके, सो क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स क्या गलती करते हैं? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इन्वेस्टर्स गलती करते हैं, क्योंकि आप देखिए आज 5 करोड़ इन्वेस्टर्स आ गए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जैसा मैंने बोला। बिल्कुल। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में 35 से 40 करोड़ डीमैट अकाउंट होने वाले हैं इंडिया के अंदर, और 35 से 40 करोड़ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एआईएफ और पीएमएस। मैं नहीं बोलूँगा गलती है, बट कहाँ कहाँ पे इग्नोरेंस होती है मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले इग्नोरेंस है कि सम इन्वेस्टर्स कम विथ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली, छोटा समय की अवधि लेके वो निवेश कर देते हैं, बट यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वो एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कभी कभी इग्नोर हो जाता है। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करके भी जो ग्रीड, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में दो ही चीज़ चलता है कि या तो वो ग्रीड और दूसरा फियर। तो जो कम अवधि के लिए आते हैं वो फियरफुल हो जाते हैं, और जो ज़्यादा ग्रीड कर लेते हैं वो ओवर लिवरेज करके नुकसान कर लेते हैं। तो ये दो ही एरिया में मैं बोलूँगा, यू शुड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, एंड यू शुड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। इफ़ यू फॉलो दिस, द वेल्थ क्रिएशन इज 100% assured. ओके, सो बेसिकली हम वेबसाइट पे जितने भी पॉडकास्ट लेते हैं, तो जैसे आपका मुझे आपसे कॉल पे बात हुआ, डेफिनेटली यू एग्रीड फॉर द पॉडकास्ट। सो हम उसके बाद आपका वेबसाइट पे डाल दिए कि हमारे पॉडकास्ट में आप आ रहे हैं जी। तो ऑफकोर्स उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस पूछ रही थी जी। उसमें से हम कुछ अराउंड वी हैव रिसीव्ड अबाउट 150 क्वेश्चंस, और उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 10 टाइम्स रिपीट हुआ था जी। वो था कि पीपल मेक्स मोर मनी वाइल ट्रेडिंग, सो व्हाई दे शुड इन्वेस्ट। ओके, दिस इज द मीन सबसे ज़्यादा पब्लिक ये जानना चाहती है आपसे। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग ख़राब है, ये ट्रेडिंग अच्छी है। आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। अगर आप ट्रेडिंग लॉजिकली
प्रॉपर प्लानिंग करके अभी अगर करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी हैं, बिल्कुल। बट अगर आप उन्होंने करीब करीब 40,000 करोड़ का वेल्थ क्रिएट किया अपनी लाइफ टाइम में, और जब वो शेयर मार्केट में आए थे तो उनकी जेब में 500 रुपये भी नहीं थे। एग्जैक्टली। तो ये 40,000 करोड़ रुपए वो उन्होंने इनिशियली ट्रेडिंग में कमाया कुछ पैसा, और लेकिन अगर आप एनालाइज करते हैं तो 99% उनका वेल्थ इन्वेस्टमेंट से आया, और ट्रेडिंग का कंट्रीब्यूशन शुरू में 1 और 2% का ही रहा है। तो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हैं, प्रोफेशनल सेटअप करते हैं, अलग अलग सेक्टर एनालिस्ट लेके आते हैं, अलग अलग रेशो देखते हैं, जैसे विक्स करके एक रेशो है कि भाई वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है, इस तरह का आकलन करते हैं, अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग एल्गो और रीडिंग करके करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपका सक्सेस होने का चांस ज़्यादा है। बट आप किसी के बोलने से टिप लेके कोई आपको बोला कि फलाना स्टॉक बढ़ने वाला है और इस तरह का इन्वेस्ट करेंगे, तो वो चलना मेरे 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 माइंड के लिए, टू माई माइंड इट लुक्स डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट है। मुझे पता नहीं कि आउटकम श्योर होगा कि नहीं, लेकिन अगर आप मेथोडिकली करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने की चांस ज़्यादा है। दूसरी तरफ आप इन्वेस्टिंग देखते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो होना चाहिए, कि आप ट्रेडिंग कुछ पार्ट करिए अपने से और कुछ इन्वेस्टमेंट करिए, और उसको आप 3 साल 5 साल में एनालाइज करिए कि कौन सा स्ट्रैटेजी आपके लिए ज़्यादा वर्क कर रहा है। अगर आपके लिए ट्रेडिंग अच्छा वर्क कर रहा है और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है तो नॉट नेसेसरी आप इन्वेस्टमेंट का पैसा निकाल के ट्रेडिंग में डाल दीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको, चाहे वो आपकी कंपनी में जॉब करते हुए मिले हो, चाहे आपकी कंपनी खुद की उसमें आपको मिले हो, मैं ये जानना चाहता हूँ पूरे 20 इयर्स एक्सपीरियंस में आपने कब बेस्ट लर्निंग आपको क्या लगता है जो कि हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, इसमें 2 लर्निंग काफ़ी अच्छी रही है मेरी। पहली लर्निंग, जैसा मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि अगर आप कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, लर्न नहीं करते हैं, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ओके, कंसिस्टेंसी। यस, ओके, कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडिंग योर सेल्फ। जैसे देखिए ये इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर श्योर, आपकी एग्जांपल्स। कि 2 लोग थे, हाँ। उनको बोला कि भाई जाओ पेड़ काटो। अच्छा। तो दोनों गए, एक जन ने पेड़ काटना चालू कर दिया, हाँ। और दूसरा आराम से बैठा हुआ था, कुछ कर रहा था। ठीक है। लंच ब्रेक हुआ, हाँ। उसका पेड़ आधा कट चुका था, वापस आया ब्रेक पे, हाँ। लंच करने लगा, और ही पास्ट कमेंट ऑन दिस गाय कि भाई आपने तो भी चालू ही नहीं किया सेकंड वाले बंदे हाँ। को, मैं तो आधे पेड़ काट के आ गया, तो तुम तो हारोगे, शर्त लगी थी। अब ये दूसरा बंदा सेकंड हाफ में जाता है और 3 बार मारता है और पेड़ कट जाता है। तो बोले ऐसे कैसे हुआ? तो बोले जब आप पेड़ काट रहे थे ना, तो मैं उस समय पे आई वॉज शार्पनिंग माई एक्स। फैंटास्टिक एग्जांपल, आई कैन गेट इट। या तो आप कितना समय अपना दिन का अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप की लर्निंग के लिए कितना घंटा आप रीडिंग करते हैं, कितने एसेट क्लास को अलग अलग ट्रैक करते हैं, इक्विटी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट, गोल्ड, कमोडिटीज़, ग्लोबल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, इसके अलग अलग पैरामीटर होते हैं। ये आपको सब एज अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी आपको ये ट्रैक करने होते हैं। तो मेरा जो मेजॉरिटी टाइम है वो ये रिसर्च में जाता है, बिकॉज एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर अ रिसर्च ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कंपनी में कोई भी सेल्स में जॉब नहीं करता है, सारे के सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं, और वो रिसर्च करके अपनी रिसर्च अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करते हैं, और उनके रिसर्च डिस्कशन के बेसिस पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वेरियस AIF and PMS। तो हमने शुरू से ये रिसर्च का कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में डाला हुआ है। तो हमारा काम ही वही है कि दिन भर हम रिसर्च कर सकें, और रिसर्च से बहुत सीखने को मिलता है। रिसर्च से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वो मनी इन्वेस्ट कर सके, और डेफिनेटली फिर ग्रो होके गेट टू द क्लाइंट। जी, सो आई थिंक दैट्स इनफ सर। आपका जो भी थे जितने भी नॉलेज से आए, एक्चुअली मुझे लगता है बहुत चीज़ें मैंने एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ, और जो ऑडियंस है हमारी डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ सीखेगी। सो थैंक यू सर फॉर बिगिन विद आवर जर्नी स्टोरी, एंड दिस इज आर्यन गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।